दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आदमी जो देखता है और सुनता है वह सब कुछ उसके मन में एक समझ उत्पन्न करता है, जिसे परसेप्टिव कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। ये परसेप्शन मिलकर के उस आदमी के मन में एक अवधारणा उत्पन्न करते हैं और उस आदमी के मन की अवधारणा उसकी मानसिकता तय करती है। यह जान लेना ज़रूरी है कि नैरेटिव भी परसेप्शन उत्पन्न करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी टारगेट सोसाइटी में एक सोचा समझा हुआ नैरेटिव उपयोग करके तथा उसका बार बार रिपीटिशन करके उस टारगेट सोसाइटी की मानसिकता बदली जा सकती है और उससे मनचाहा व्यवहार कराया जा सकता है। दोस्तों, नैरेटिव प्रायः एक नारा या क्षमा कीजिएगा दोस्तों, नैरेटिव एक नारा या प्रचार वाक्य होता है अथवा किसी टेक्स्ट का एडिटेड लाइन होता है। इनका उपयोग प्रायः प्रतिस्पर्धा के लिए किया जाता है। वह प्रतिस्पर्धा बिजनेस का हो सकता है, पॉलिटिक्स का हो सकता है या और किसी अन्य प्रतिस्पर्धा के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन चूँकि ये नैरेटिव प्रतिस्पर्धा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इन पर नैतिकता के नियम लागू नहीं होते हैं। तात्पर्य यह कि नैरेटिव सही हो सकते हैं, नैरेटिव गलत हो सकते हैं, नैरेटिव सच हो सकते हैं, नैरेटिव झूठे भी हो सकते हैं, नैरेटिव कल्याणकारी हो सकते हैं, नैरेटिव विध्वंसक भी हो सकते हैं। बल्कि इस सच झूठ से दो कदम और आगे जाकर छल कपट को भी प्रतिस्पर्धा की दुनिया में स्वीकार किया गया है। अर्थात स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन यानी सामरिक छलावा एक मान्यता प्राप्त शब्द है, मान्यता प्राप्त प्रक्रिया है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में एक अच्छा नैरेटिव सेट करने का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है, क्योंकि परिणाम प्रायः वैसे ही होते हैं जैसे नैरेटिव सेट किए जाते हैं। इस अच्छे नैरेटिव को मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अथवा सोशल मीडिया के द्वारा किसी टारगेट सोसाइटी में रिपीट किया जाता है, जिससे कि यह नैरेटिव परसेप्शन उत्पन्न करके अंततः वहाँ के लोगों की मानसिकता बदल दे और एक नई मानसिकता, पूरी ठोस और मजबूत मानसिकता उत्पन्न करे। इसी के लिए इसका रिपीटिशन किया जाता है। और जब वैसी मानसिकता उत्पन्न हो जाएगी तो आप मनचाहा व्यवहार भी उसे कराएंगे, क्योंकि आदमी वैसा ही व्यवहार करता है जैसी उसकी मानसिकता होती है। कोई भी आदमी अपनी मानसिकता से अलग जा ही नहीं सकता। दोस्तों, यह नैरेटिव का कार्यक्रम, नैरेटिव का उपक्रम या नैरेटिव वॉर एक विशुद्ध विज्ञान है जो अंततः मनोविज्ञान पर आधारित है, जो टारगेट सोसाइटी के लोगों के मन के अंदर नैरेटिव्स को पहुंचाता है
और उससे परिणाम उत्पन्न करता है। जो भी हो, इसे सीखा जा सकता है और इसमें महारत हासिल की जा सकती है। दोस्तों, आइए अब नैरेटिव्स को देखते हैं कि नैरेटिव्स कैसे सच्चाई से नैरेटिव कैसे अलग किए जाते हैं और कितने अलग होते हैं। इस क्रम में पहला उदाहरण हम लोग लेंगे इजराइल और हमास का। सच्चाई ये है कि एक दिन हमास के आतंकवादियों ने कुछ दूरी तक इजराइल में अंदर घुसकर वहाँ के नागरिकों के साथ दरिंदगी की हदों के बाहर जाकर के व्यवहार किया तथा कुछ को अपने साथ उठाकर बंधक बनाकर ले गए। यह सूचना, इस घटना की प्रतिक्रिया में इजराइल ने यानी नेतन्याहू ने यह प्रण किया कि अब जंग तभी रुकेगी जब हमास को निर्मूल कर दिया जाएगा। और उसके बाद इजराइल के फाइटर जेट गाज़ा पट्टी पर बम बरसाने लगे। फिर भी इजराइल ने इतनी इंसानियत को महसूस किया और उसे प्रैक्टिस किया कि 24 घंटा, 36 घंटा या 48 घंटा पहले एक इलाके में अनाउंस करा दिया जाता था कि इसे खाली कर दें, वरना आक्रमण के दौरान बम से आपको भी नुकसान हो सकता है। और इस तरह फेज़ बाय फेज़ इजराइल उसे समतल बनाता गया। लेकिन गाज़ा पट्टी वालों और फ़िलिस्तीन वालों की भी एक अजीब बात है, उनके साथ भी एक अजीब बात है। वो ये कि वो हमास के आतंकवादियों के बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। यहाँ तक कि सामान्य घरों में वे स्लीपर सेल की तरह रहते थे, वे हॉस्पिटल में छिपते थे, वे मंदिर में जाकर के छिपते थे, वे स्कूलों में छिपते थे। लेकिन इस पर फ़िलिस्तीनियों ने इजराइल को कोई सूचना नहीं दी। परिणाम ये हुआ कि भयंकर नरसंहार होना शुरू हुआ, क्योंकि गाज़ा पट्टी समतल होता जा रहा था और लोग मारे जाते रहे थे। मामला कुछ आगे बढ़ा तो बस कुछ लोग तमाशा करते हुए इजराइल की तरफ पहुँचे कि यहाँ बीमार लोगों तथा मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, इंसानियत यहाँ भूख से तड़प रही है, इलाज के लिए दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। अब इस युद्ध को रोकिए, इसको रोका जाना चाहिए। किंतु नेतन्याहू ने इसकी कोई बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इजराइल को सीज़ फायर करने का आदेश दिया, लगे हाथ धमकी भी दे डाली। किंतु इजराइल ने इस सब की परवाह नहीं की और अपना फाइटर जेट से अटैक जारी रखा। नेतन्याहू का कहना बहुत सीधा था, बहुत सीधा और स्पष्ट था कि आप में से कोई हमास के सुप्रीमो को, जो कतर में बैठकर ड्राई फ्रूट्स खा रहा है और मज़े कर रहा है, उसे लाकर आप इजराइल के हवाले कर दीजिए, जंग अपने आप रुक जाएगी। किंतु इस काम के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। ऐसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, क्योंकि नैरेटिव जो भी बोलता है वो केवल गाज़ा पट्टी के बारे में बोलता है, हिंसा के बारे में बोलता है, मानवता की दुहाई देता है, पूरी बात को पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं बताता। इस क्रम में दोस्तों,
दूसरा उदाहरण है गुजरात के दंगे। वर्ष 2002 में गुजरात के दंगे आप सभी को याद होंगे। उन दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर निष्क्रिय रहने का आरोप भी लगा था, बल्कि हिंदुओं की तरफ हो जाने का भी आरोप लगा था। और वह लेकिन जो भी हो, इस घटना के बारे में सब लोग जानते हैं। किंतु ये दंगे कहाँ से शुरू हुए, उसका नाम है गोधरा अग्निकांड। कुछ कार सेवक अयोध्या से क्षमा कीजिएगा दोस्तों, इस घटना का आरंभ गोधरा अग्निकांड से हुआ था। अयोध्या से कार सेवकों की एक बॉगी, एक रिजर्व कंपार्टमेंट साबरमती एक्सप्रेस से आ रहा था। गोधरा स्टेशन पर ट्रेन रुकी। उस डब्बे में मुसलमान की भीड़ घुसी। उन लोगों ने उनकी औरतों को उठाकर ले गए तथा उस डब्बे में आग लगा दिया और किसी को निकलने नहीं दिया बाहर। परिणाम ये हुआ कि लगभग 60 कार सेवक उसमें जिंदा जल गए या जला दिए गए। जब इसकी खबर गुजरात में फैली तो हिंदुओं ने उठकर मुसलमानों को काटना शुरू किया। इस पर मुसलमानों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई और तब दंगा हुआ, जिस दंगे को लेकर अनेकों तरह के अफसाने हैं। यहाँ भी मूल विषय को छोड़ करके केवल इच्छित टेक्स्ट या इच्छित पोर्शन ही नैरेटिव के रूप में यूज होता है, जिसका नाम है गुजरात के दंगे। दोस्तों, तीसरा उदाहरण श्री राहुल गांधी का है। श्रीमान राहुल गांधी को मोदी उपनाम के लोगों की मानहानि के मुकदमे में जज ने 2 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई। नियमानुसार राहुल गांधी की संसद सदस्यता उसी समय स्वयमेव समाप्त हो जाती है जब जज साहब 2 साल या 2 से अधिक साल की सज़ा सुनाते हैं। लेकिन खैर बाद में अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसकी सूचना संसद सदस्य को औपचारिक रूप से देते हैं। बस इसके बाद हंगामा शुरू। जगह जगह पर भाषण देने लगे लोग। नरेंद्र मोदी कौन सा बदला चुका रहे हैं, 2 साल जेल की सज़ा दिलवा दिए, संसद की सदस्यता छीन ली और अब जो घर उनके नाम है, राहुल के नाम, उसे भी खाली कराने की जुगत में, जुगाड़ में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप स्वयं भी सोचें कि राहुल गांधी अपनी बुराइयों को छिपाकर शहीद बनना चाह रहे थे। एक तरफ अपनी गलतियों को छिपाते हैं, दूसरी तरफ सज़ा से भागते हैं और तीसरी तरफ शहादत भी लिखाना चाहते हैं। हर कोई जानता है कि 2 साल की सज़ा नरेंद्र मोदी नहीं सुनाते, वो अदालत सुनाती है। और उसके बाद संसद की सदस्यता निश्चित नियमों के अनुसार समाप्त होती है और अध्यक्ष महोदय उसकी एक औपचारिक सूचना देते हैं। इसके लिए अध्यक्ष भी कहीं से दोषी नहीं है और ना ही नरेंद्र मोदी दोषी हैं।
किंतु नैरेटिव इसे ही बनाया जाएगा। नैरेटिव इसमें वो बात छिपा ली जाएगी कि ऐसा होने का कारण क्या था। आइए अगले उदाहरण को देखते हैं। 17वीं लोकसभा में निलंबन। 17वीं लोकसभा के आखिरी समय में विपक्षी संसद सदस्य अराजकता की स्थिति की हद को भी पार करने लगे। पूरे सदन में शोर शराबा करना तथा तख्तियाँ लहराना तो आम बात थी, मामूली सी बात थी। अक्सर लोग वेल में जाकर बाधा पहुंचाने लगे। तब इस बाधा से, इस डिस्टर्बेंस से, इस परेशानी से तंग आकर सदन को चलाने के उद्देश्य से सदन के अध्यक्ष महोदय ने 140 सदस्यों की सदस्यता निलंबित कर दी और कल से उन लोगों का आना बंद। अब ये लोग बाहर जमा हो रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और नैरेटिव ये सेट हुआ कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही देखिए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि 140 संसद सदस्य, क्षमा की जगह 180 संसद सदस्य निलंबित किए गए हों, शॉर्ट टर्म के लिए या टेम्पररली सस्पेंडेड किए गए हों। जबकि सच्चाई ये है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष के सदस्य इतनी अराजकता करें और सभापति यानी अध्यक्ष की अवमानना करें। बस वे अपना विक्टिम कार्ड खेलते हुए नैरेटिव सेट कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद उदाहरण है चुनाव के समय में उपयोग किए गए नैरेटिव। यह निष्कर्ष निकाल लिया गया कि चूँकि यह पहले काफ़ी उजागर किया जा चुका था कि नरेंद्र मोदी तानाशाह बन गए हैं, इसलिए अब नैरेटिव सेट किया गया कि नरेंद्र मोदी तानाशाह बन गए हैं और वो संविधान को तोड़ रहे हैं। अगर अगली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो ये सारे संविधान को समाप्त कर देंगे। उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा और उसके बाद फिर लोकतंत्र का क्या होगा कोई नहीं बता सकता। इन बातों को विपक्ष के सभी सदस्य सभी मंचों से यही बात बोलते थे, यही नैरेटिव रिपीट करते थे, जिसका प्रभाव जनता पर पड़ा। अधिकांश लोगों ने तो यह समझा कि संविधान बदलने का अर्थ होता है आरक्षण समाप्त करना, इसलिए वो लोग विरुद्ध में हो गए। और इस नैरेटिव का, जबकि ये पूरा का पूरा नैरेटिव झूठा है, पूरा का पूरा नैरेटिव गलत है, लेकिन नैरेटिव गलत भी होते हैं, झूठ भी होते हैं। इसलिए इस नैरेटिव का फ़ायदा मिला विपक्ष के लोगों को, जिसमें कांग्रेस की सीट 99 तक पहुंची तथा भारतीय जनता पार्टी को कुल 240 सीटें प्राप्त हुई, लेकिन एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। इस तरह से मनचाहा नैरेटिव उपयोग करके मनचाहे परिणाम उत्पन्न किए जाते हैं। दोस्तों, आखिरी उदाहरण नेता प्रतिपक्ष का है। 18वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी चुने गए।
इसलिए संसद के पहले दिन उन्हें पहला मौका, बोलने का पहला मौका प्रतिपक्ष के नेता को दिया गया। उन्होंने हिंदुओं पे काफ़ी कुछ कहा। हिंदू हिंसक होते हैं, मिथ्या होते हैं, नफ़रत से भरे रहते हैं और बहुत सारी बातें। चलिए मजहबी बातों को या धार्मिक बातों को एक तरफ रख भी दें, क्योंकि हिंदू धर्म का विरोध दो ही धर्म के लोग करते हैं, जिसमें एक श्री राहुल गांधी हैं और दूसरे अन्य लोग हैं। इसलिए मजहबी बातों को दरकिनार करते हुए एक गंभीर विषय अग्निवीर योजना पर बोलते हुए उन्होंने एक अग्निवीर का जिक्र किया, जो अग्निवीर अपनी ड्यूटी पर शहीद हो गए थे। उनका वर्णन करते हुए, उनकी बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बगल में देखिए, चीन में सैनिकों को 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर के उन्हें फ़ौज में भर्ती किया जाता है। यहाँ अग्निवीरों की हालत ये है कि उन्हें 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और चाइना के सोल्जर्स के सामने खड़ा कर दिया जाता है। वो लड़ेंगे क्या? वो तो डरते रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी वैसी नहीं है। और अगर जो शहीद हो गए तो घर परिवार वालों को एक फ़ोटो भेजा जाता है, सो मिलता है, और कोई अनुकंपा राशि, कोई सहानुभूति या कोई सहायता राशि, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं दिया जाता। इस बीच में समय आने पर जगह जगह गृह मंत्री भी बोलते रहे, रक्षा मंत्री भी टोका टोकी करते रहे, किंतु राहुल गांधी को जो बोलना होता है वो बोलते हुए निकल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सेना में 5 साल की ट्रेनिंग दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। हाँ, 1 साल या 6 महीने की ट्रेनिंग होती है या 8 महीने की ट्रेनिंग होती है, और बाकी ट्रेनिंग ऑन गोइंग सर्विस के दौरान होती है। वही बात अग्निवीरों के साथ भी था। लेकिन इस बात को साफ झूठ बोल गए राहुल गांधी कि चीन में 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन चूँकि यह नैरेटिव था, इसलिए इसे स्वीकार करना होगा। दूसरा, उन्होंने फिर वीडियो बनाया, एक प्राइवेट वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मैंने संसद में कुछ बयान दिया था, जिसको लेकर मैं सत्य पर खड़ा हूँ, और अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनके माता पिता कुछ कहना चाहते हैं आपसे। लेकिन इसके पहले आप इनकी बात क्षमा कीजिएगा, उनके माता पिता कुछ कहना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। उसके बाद इस पर अग्निवीर के माता पिता के रूप में एक अधेड़ पुरुष और स्त्री कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा कि हमें बस ये एक तस्वीर मिली है हमारे बेटे की, और 32 लाख रुपए नगद प्राप्त हुए, इसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। जबकि कहा जा रहा है कि 1 या 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है शहीद होने की स्थिति में। इस वीडियो में उन्होंने, जब इन लोगों का, शहीद के माता पिता का कथन समाप्त हो गया, फिर राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं कि दोस्तों, इस केस में श्री राजनाथ सिंह जी ने झूठ कहा।
क्योंकि आप मेरा विश्वास न कीजिए, राजनाथ सिंह जी का भी विश्वास मत कीजिए, किंतु शहीद के माता पिता को सुनना ही होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं सत्य पर खड़ा हूँ, सत्यमेव जयते। जबकि फिर अगले दिन संसद में पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें रकम जिस बैंक से भेजा गया है उसकी रसीद, उसके रजिस्टर के ज़ेरॉक्स कॉपी तथा जिस बैंक में, जिस अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उस अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम, जो कि शहीद के माताजी थी। ये आया विवरण। यानी इस केस में भी राहुल गांधी स्पष्ट झूठ बोल गए। इस केस में फैक्ट चेक करने के उद्देश्य से टाइम्स नाउ के से सुशांत सिन्हा ने जो फैक्ट चेक किया उसमें शहीद के माता पिता स्पष्ट बता रहे थे कि हमें इतनी रकम प्राप्त हुई, मतलब 1,09,00,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, और कहा जा रहा है कि 42 लाख रुपये और भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, ये है नैरेटिव वॉर। नैरेटिव वॉर में फिर से एक बार सुन लीजिए, सच झूठ सब चलता है, सही गलत सब चलता है, छल कपट सब चलता है, लेकिन खास बात यह है कि ये नैरेटिव उपयोग करके परिणाम उत्पन्न किए जाते हैं। अब दोस्तों, स्थिति ये है कि विपक्ष यानी राहुल गांधी इस आईटी वॉर में, क्षमा कीजिएगा, नैरेटिव वॉर में लीड ले रहे हैं। वो गलत बयानी करते हुए, झूठ बोलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और भाजपा बैकफुट पर खेल रही है। वह स्पष्टीकरण देने में व्यस्त है। लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा का आईटी सेल पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है, क्योंकि इस नैरेटिव वॉर में आप जितना ट्रेल करेंगे तो ट्रेल करते ही रह जाएंगे, क्योंकि अगला काफ़ी स्पीड से और कॉन्फिडेंस से बढ़ रहा है। आपको उससे लीड लेकर के एक नैरेटिव सेट करना होगा। राहुल गांधी मिस्टर झूठ यानी राहुल गांधी, मिस्टर झूठ यानी राहुल गांधी, मिस्टर फर्जी बयान यानी राहुल गांधी, इस तरह के कुछ नैरेटिव सेट करेंगे आप, तो वो इसमें उलझेंगे। आप तब तक फिर दूसरा नैरेटिव सेट कीजिए। लेकिन देखने में तो यही लगता है कि भाजपा इस आईटी वॉर में पिछड़ रही है, जबकि संसद में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस इकोसिस्टम को जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। चलिए तब उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।